हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन एमपी सेट जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे, जो कि अभी 15 दिसंबर को हुआ है। तो वो ज्योग्राफी का पेपर आज डिस्कस करेंगे अपनी सब्जेक्ट का। उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनका थोड़ा एनालिसिस भी अपन करते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पेपर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है। भौगोलिक कारक नहीं है। अब देखो, ऑप्शन दिया हुआ है जलवायु, जल की उपलब्धता, मिट्टी और खनिज। देखो, जलवायु जो है भौगोलिक कारक है आपका, जल की उपलब्धता भी एक भौगोलिक कारक ही है, और मिट्टी भी एक भौगोलिक कारक ही है। लेकिन खनिज जो है ये एक आर्थिक कारक है। खनिज एक आर्थिक कारक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन 51 में। अगला है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है यानी कि गलत हमको इसमें से छांटना है। पहला है, इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र के भविष्य की जनसंख्या का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका उपयोग यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या है और उस क्षेत्र की जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है, या किस अधिक जनसंख्या है या कम जनसंख्या है, उसके आधार पर हम उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि ज़्यादा जनसंख्या है तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसके संसाधनों पर ज़्यादा प्रभाव पड़े, और कम जनसंख्या है तो उसका सही तरीके से उपयोग वो कर सकें, तो उसकी भविष्यवाणी अपन कर सकते हैं। तो ये सही है आपका पहला। इसके दूसरा है, इसके अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु से न्यून जन्म एवं न्यून मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे हम जनसंख्या का ये प्रभाव पड़ते हैं, तो उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर, और जाते जाते हम 4-5 इसके प्रकार हैं वो देखते जाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कहाँ से स्टार्ट बता रहा है, ये उच्च जन्म से उच्च मृत्यु से न्यून जन्म एवं न्यून मृत्यु तक ये जाती है, इसमें परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी इसका सही है। अगला है, इसके अनुसार समाज ग्रामीण कृषि प्रधान व अशिक्षित से शहरी औद्योगिक एवं शिक्षित समाज की ओर प्रगति करता है। तो इसमें जो ग्रामीण समाज है, जो ग्रामीण कृषि प्रधान समाज होता है अपना, वो और अशिक्षित भी होता है, यहाँ से ये शहरी औद्योगिक एवं शिक्षित समाज की ओर प्रगति करता है। तो ये भी सही है। और अगला है, इसके अनुसार प्रथम चरण में उच्च प्रजनन क्षमता एवं कम मृत्यु दर के कारण, देखो उच्च प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो मैंने आपको पहला इसका चरण बताया था कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। पहला जो चरण होता है उसमें उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होती है, उच्च मृत्यु दर। ठीक है, और ये बता रहा है कि उच्च प्रजनन क्षमता एवं कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये इसका गलत होगा, गलत होगा। तो आंसर भी यही होगा, ऑप्शन डी। जो 52वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। अगला है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण, यानी कथन और कारण दिए हुए हैं, उन पे अपन को विचार करना है। तो पहला कथन है, जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच होने वाले परिवर्तन से है। तो देखो, किसी क्षेत्र विशेष का, किसी क्षेत्र जैसे 2001 की जनसंख्या थी और उसके बाद 2011 की जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष की,
क्षेत्र विशेष की। तो यही कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच, यानी 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, इसमें जो वो परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, उस परिवर्तन को ही अपन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो ये सही है, इसका जो अभिकथन या कथन है ये सही है। दूसरा है कारण, अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट को एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यानी अशोधित जो जन्म दर होती है वो प्रति 1000 पर जो जन्म होते हैं, यानी जो बच्चों का जन्म होता है पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो ये भी इसका सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन, लेकिन इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, पहला है ए और आर दोनों सही हैं तथा व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी। कथन तो दोनों सही हैं कथन, और इसका गलत है क्या कि ये व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, प्रवास को खाली जगह दी है, प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन भी कहते हैं। देखो प्रवास जो होता है कि जैसे गांव से लोग शहरों की ओर चले गए, तो गांव से लोग शहरों की ओर चले गए क्योंकि इसके कुछ कारण होते हैं। अब आकर्षण कारक होते हैं, अपकर्ष या आकर्षक कारक जो होते हैं, यानी कि जो खींचने वाले कारक होते हैं उनको आकर्षक कारक कहते हैं, और जो कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें किसी स्थान से पलायन करना पड़ता है वो कहलाते हैं अपकर्ष कारक। तो यहाँ पे रिटर्न माइग्रेशन की बात कर रहा है। गांव से शहर की ओर जाना तो एक माइग्रेशन है, लेकिन शहर से गांव की ओर आना, शहरों से गांव की ओर आना, शहरों से गांव की ओर आना कहलाता है रिटर्न माइग्रेशन, जो कि आज के समय में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। विकसित देशों में भी अपन देख सकते हैं कि जो लोग हैं पहले गांव से शहरों की ओर गए थे, लेकिन अब वहाँ के जो पॉल्यूशन को देख सकते हैं आप, यानी जनसंख्या जो ज़्यादा बढ़ गई है शहरों में, या पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से लोग शहरों से गाँव की ओर आ रहे हैं। कोविड में भी आपने देखने को मिला होगा कोविड में कि ये लोग शहरों से गाँव की ओर ज़्यादा आए थे, तो ये रिटर्न माइग्रेशन कहलाता है। देखते हैं, ग्रामीण से शहरों की ओर, शहरों से शहरों की ओर, ग्राम से ग्राम, शहरों से ग्रामीण की ओर। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। शहरों से गांव की ओर जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, वो कहलाता है रिटर्न माइग्रेशन। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में तीसरी बड़ी भागीदारी, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा वो स्टेट कौन सा है या प्रदेश कौन सा है। तो देखो पहला है, ये 3-4 आपको याद रखने हैं। पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी लगभग जनसंख्या है 20 करोड़ के आसपास, लगभग 20 करोड़, ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग है 11 करोड़ के आसपास, ठीक है। और तीसरा है आपका बंगाल, जिसकी लगभग जनसंख्या है 10 करोड़ के आसपास। और चौथा है बिहार, पहले बिहार है तीसरे पे, ठीक है, बिहार, फिर है बंगाल, इसकी है लगभग 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या, ठीक है। बाकी पॉइंटों में कुछ है, मैंने सीधा लिख दिया है 20 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़। और हमको देखना है कौन सा तीसरा बड़ा, तो तीसरा बड़ा आप देख सकते हैं कौन सा है, बिहार। तो बिहार है ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन ए बिहार। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक मूल्य दर्ज किया। ऋणात्मक, देखो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक में ये है कि जो पिछले जब जनगणना हुई थी, यानी कि इसमें दे रखा है 2001 से 11, 2001 में जो जनसंख्या थी और
उसके बाद जो 2011 में जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या उससे भी कम थी, तो ये कहलाता है ऋणात्मक वृद्धि। तो ऋणात्मक दर्ज की गई है, वो की गई थी आपके नागालैंड में, इसमें -0.54 ये प्रतिशत की वृद्धि थी, नकारात्मक थी 0.54 जो कि थी आपके नागालैंड में, सबसे कम थी। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, तो देखो धार्मिक समुदाय देखते हैं, पहला है हिंदू। भारत में सर्वाधिक हिंदू हैं जो कि लगभग 80% के आसपास हैं, ठीक है। दूसरे पे हैं मुस्लिम जो कि लगभग 14 या 14 पॉइंट कुछ हैं, ठीक है। और तीसरा है ईसाई जो कि 1.7 के आसपास है, और चौथा है बौद्ध जो कि 0.7 के आसपास है। तो ये धर्म के आधार पे है जो क्रम है, हिंदू धर्म सर्वाधिक है इसी 80% के आसपास, जो कि जैसे अपन बोल सकते हैं 79 पॉइंट कुछ है, मैंने सीधा लिख दिया है 80%। मुस्लिम भी 14% के आसपास हैं, 14% कुछ हैं, और ईसाई और बौद्ध। हमसे पूछा है तीसरा सबसे बड़ा, तो तीसरा सबसे बड़ा है आपका ईसाई। ऑप्शन में है क्या ईसाई? ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है? सूक्ष्म, देखो प्रवास के जो मॉडल है दो प्रकार से अपन पढ़ते हैं, मैक्रो और माइक्रो, यानी कि स्थूल और सूक्ष्म। तो हमसे पूछा है कौन सा? सूक्ष्म। एक है जिफ मॉडल, जी के जिफ ने जो दिया था, एक है ली मॉडल, स्टोफर मॉडल और रेवेंस्टीन मॉडल। देखो जिफ मॉडल, स्टोफर मॉडल और रेवेंस्टीन मॉडल, ये जो तीन मॉडल हैं ये हैं मैक्रो मॉडल यानी कि स्थूल मॉडल, और ली मॉडल जो है ये है सूक्ष्म मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यकालीन नगर नहीं है? देखो नगरों को हम बांटते हैं प्राचीन शहर, मध्यकालीन शहर और आधुनिक शहर, ठीक है। जिनका जो शहर प्राचीन काल में बसे थे वो प्राचीन कालीन शहर कहलाते हैं, और जिनका विकास मुगल काल के आसपास हुआ है वो कहलाते हैं मध्यकालीन शहर, और जिनका विकास अंग्रेजों ने किया हो, यानी अंग्रेजों जो अपने हम भारत के हिसाब से देख रहे हैं तो अंग्रेज कालीन जो समय था, यानी कि आधुनिक भारत जब हम जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ पे उस टाइम में जब शहरों का विकास हुआ था वो कहलाते हैं आपके आधुनिक शहर। तो इनमें से पूछा है मध्यकालीन नगर नहीं है, तो मध्यकालीन नगर की यदि बात करें, देखो नागपुर मध्यकालीन नगर है, दिल्ली भी मध्यकालीन है, दिल्ली मध्यकालीन, लेकिन न्यू दिल्ली की अगर बात करें तो वो आधुनिक शहर होगा, ठीक है। दिल्ली मध्यकालीन है, लेकिन नई दिल्ली की यदि बात करें ये आधुनिक में आएगा, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जो विकास हुआ है, दिल्ली की स्थापना हुई थी वो मुगल काल में हुई थी, और मुगल काल को लेते हैं अपन मध्यकालीन में। हैदराबाद भी उसी टाइम का है, मध्यकालीन का ही, लेकिन कोलकाता जो है, कोलकाता को अंग्रेजों ने बसाया था, कोलकाता को अंग्रेजों ने बसाया था, इसीलिए कोलकाता एक मध्यकालीन नगर नहीं है। कौन सा है? आधुनिक नगर है, ऑप्शन डी होगा इसका। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र का मापदंड नहीं है? शहरी क्षेत्र का मापदंड नहीं है। तो देखो शहरी क्षेत्र की यदि बात करें तो नगर पालिका, नगर निगम या छावनी वाला स्थान, तो ये मतलब सांविधानिक कुछ सांविधिक मापदंड हैं, सांविधिक मापदंड हैं, उनमें ये आता है नगर पालिका, निगम, नगर निगम, ये जो छावनी जहाँ पे है वो शहर कहलाता है, ठीक है। तो ये सही है। अगला है न्यूनतम जनसंख्या 2500, तो 2500 नहीं होती न्यूनतम जनसंख्या, यहाँ पे 5000 होनी चाहिए,
किसी भी शहर को उसका शहर का दर्जा पाने के लिए 5,000 वहाँ की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए, और प्रति वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो 400 व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो, यानी कि कृषि के अलावा कोई कार्य करते हों, जो 75% ऐसे लोग रहते हों। तो पहला सही है, बी गलत है। इसमें न्यूनतम जनसंख्या की यदि बात करें 2500 नहीं, कितनी होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन बी। अगला है, जिम्मरमैन द्वारा संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो देखो, जिम्मरमैन ने संसाधनों का वर्गीकरण किया था नव्यकरणीयता के आधार पर। नव्यकरणीयता, और दूसरा था प्राप्यता, और तीसरा था अन्य कारक। इस तरह से 3 कारकों के आधार पर जिम्मरमैन ने संसाधनों का वर्गीकरण किया था। अब देखते हैं ऑप्शन में, प्राणी शास्त्रीय वर्गीकरण नहीं था, वितरण एवं आवृत्ति के आधार पर भी नहीं था, नव्यकरणीयता के आधार पर था, और प्राप्यता के आधार, ये दोनों दे रखे हैं इसमें। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो आयोग आंसर मानेगा वो होगा, क्योंकि इसमें नव्यकरणीयता भी है और प्राप्यता भी है, इसके दोनों ये सही हैं। आगे जो आयोग मानेगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वानथुनियन का आर्थिक लगान पर आधारित द्वितीय मॉडल फसल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता। देखो, वानथुनियन का जो आर्थिक लगान मॉडल है वो 1909 में दिया गया था। तो इसमें से द्वितीय फसल मॉडल सिद्धांत की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता है। बाजार भाव की बात करता है, परिवहन लागत की बात करता है, ये उत्पादन लागत की भी बात करता है, कुल भूमि क्षेत्र की बात ये नहीं करता है। ऑप्शन डी होगा, ये कुल भूमि क्षेत्र की बात नहीं करता है। हमें वही देखना है जो सिद्धांत में दिया गया है, तो सिद्धांत में इस चीज की बात नहीं की गई है। अगला है, वेबर के औद्योगिक स्थानीकरण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत दिया था कि उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन सी आवश्यक जो कारक हैं वो होने चाहिए, उसके आधार पे इन्होंने औद्योगिक अवस्थितीकरण सिद्धांत दिया था। तो देखते हैं कौन कौन से होने चाहिए। पहला है, उनकी व्याख्या उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत बिंदु खोजने पर आधारित है। तो ये सही है, उन्होंने ऐसे क्षेत्र के बारे में बताया है कि जहाँ पे लागत न्यूनतम हो, उत्पादन में जो लागत आती है वो कम से कम आए। ठीक है, यदि कम से कम उत्पादन लागत वहाँ पे आ रही है तो उद्योग वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। जैसे कच्चा माल वहाँ पे मिल रहा है, कच्चा माल सस्ता मिल रहा है, श्रम वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, और परिवहन लागत वहाँ पे कम आ रही है, तो ऐसे स्थानों पर उद्योगों का स्थानीकरण होगा, यानी उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो ये सही है, न्यूनतम लागत की बात कर रहा है। तो न्यूनतम लागत की बात मैंने कच्चा माल आपको बताया, परिवहन बताया, और श्रम के बारे में, जहाँ पे ये जिनकी जो सस्ते मिलते हैं वहाँ पे होगा। अगला है, सामग्री सूचकांक वस्तुओं के वजन, तो ये शायद बटे है, वजन उद्योग में प्रयुक्त स्थानगत कच्चे माल का वजन। तो सामग्री सूचकांक की यदि बात करें तो देखो, 2 प्रकार की सामग्री इन्होंने बताई थी। कच्चा माल, कच्चे माल, कच्चा माल उन्होंने 2 प्रकार का बताया था, शुद्ध कच्चा माल और अशुद्ध कच्चा माल। देखो, शुद्ध कच्चा माल तो वो होता है जिसमें उत्पादन के बाद अपशिष्ट ज़्यादा निकलता और उत्पादन के बराबर ही जैसे कच्चे माल के बराबर ही उत्पादन होता है। जैसे कच्चा माल हमने 100 किलो लिया, 100 किलो कच्चे माल से कोई उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पाद भी लगभग 100 किलो ही होगा। जैसे रुई लेते हैं, रुई, कपास, कपास ली हमने 100 किलो, और उससे जो कपड़ा बनेगा, उत्पाद जो होगा कपड़ा, वो भी 100 केजी के आसपास ही बनेगा, तो वो कहलाएगा शुद्ध, वो होगा शुद्ध कच्चा माल। लेकिन अशुद्ध कच्चे माल की यदि बात करें तो अशुद्ध कच्चा माल वो होगा जैसे हमने 100 किलो लिया कोई भी कच्चा पदार्थ और उससे हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो 100 से कम होगा। ठीक है,
जैसे अपन सीमेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ पत्थर, सिलिका पत्थर वगैरह होता है, कोयला भी जाता है, तो उसका जो मटेरियल होता है उस टोटल मटेरियल से कम बनता है। ऐसे ही लोहे की बात करें तो लोहे इसमें भी तो कम जाता है, तो वो कहलाता है अशुद्ध कच्चा माल। यानी कि ऐसा कच्चा माल जिससे उत्पादन करते टाइम जो कच्चे माल से कम उत्पादन हो, वो कहलाता है अशुद्ध कच्चा माल। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है वस्तुओं का वजन और उद्योग में प्रयुक्त स्थानगत कच्चे माल का वजन। तो ये उल्टा इन्होंने लिखा है, पहले कच्चे माल का वजन लिखते हैं, कच्चे माल का वजन बटे वस्तुओं का वजन यानी उत्पाद का वजन। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो हमको गलत ही देखना है, तो यही गलत है, ऑप्शन बी ही इसका गलत है। जो कि इन्होंने जो इसका पदार्थ सूचकांक निकालते हैं उसका सूत्र जो है ये होता है कि कच्चे माल का वजन बटे उत्पाद का वजन, ये होता है पदार्थ सूचकांक निकालने का। ये इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं, कच्चे माल या निर्मित वस्तुओं की सापेक्ष लागत या न्यूनतम परिवहन लागत उद्योग की स्थापना निर्धारित करती है, बिल्कुल करती है। उन्होंने श्रम की लागत को भी बहुत प्रभावी बताया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी ही इसका गलत है। आगे देखते हैं बीवर की फसल संयोजन विधि। बीवर की फसल संयोजन विधि पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक फसल के क्षेत्र का कुल फसलों से प्रतिशत ज्ञात कर उन्हें घटते क्रम में रखा जाता है। तो देखो, इसमें इन्होंने जो फसल संयोजन विधि दी थी, इसमें उन्होंने बताया था कि पहले किसी क्षेत्र में कोई फसल हो रही है, उसके हिसाब से, जैसे ए फसल है, ए फसल 20% पर हो रही है, बी फसल है ये 30% पर हो रही है, और सी फसल है ये 50% पर हो रही है। इस तरह से फसलों का अपन प्रतिशत निकालेंगे, इतने इतने प्रतिशत पर हो रही है, और उसके हिसाब से इनको अपन घटते क्रम में लिखेंगे। यानी पहले सी को लिखेंगे, सी पहले सी को लिखते हैं, यानी कि जो सर्वाधिक है सी, बी और ए, इस तरह लिखते हैं, तो ये सही है। अगला है, इन फसलों का प्रथम फसल से आरंभ करके एक फसल, प्रथम दो फसल, प्रथम तीन फसल आदि का समूह बना लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, देखो, जैसे पहले ए और बी फसल ले ली, ए और बी फसल ले ली, फिर ए, बी और सी फसल ले ली, फिर उसके बाद ए, बी, सी और डी फसल ले ली। इस प्रकार से समूह बना लेते हैं। तो ये यही बात कर रहा है कि इन फसलों का प्रथम फसल के से आरंभ करके एक फसल, प्रथम दो फसल, प्रथम तीन फसल आदि का समूह बना लेते हैं, तो ये भी इसका सही है। अगला है, प्रत्येक फसल संयोजन की प्रत्येक फसल संयोजन की प्रत्येक फसल के सैद्धांतिक एवं वास्तविक प्रतिशतों के अंतर ज्ञात करके योग करते हैं, तो ये इसका गलत है। तो इसके पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त लॉस का उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है। अगस्त लॉस ने जो उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो, न्यूनतम लागत की यदि बात करें, अभी हमने पढ़ाई था न्यूनतम लागत का जो बेवर का था, न्यूनतम लागत के बारे में अपन ने पढ़ा। अधिकतम लागत ये एलन परेड का है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें आचरण मैट्रिक्स यानी कि कंडक्ट मैट्रिक्स की बात करें, तो ये है किसका, अगस्त लॉस का। और परिवहन व्यय है ये हूवर का है, हूवर का है। तो ऑप्शन सी होगा, आचरण मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो आचरण मैट्रिक्स किसका है, अगस्त लॉस का। अगस्त लॉस का उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्नलिखित किस विचार पर आधारित है, तो आचरण मैट्रिक्स के आधार पर यह विचार करता है। अगला है, सही सुमेल कीजिए, यानी कि उद्योग क्षेत्र दिए हुए हैं और प्रमुख उसके उद्योग दिए हुए हैं, ये हमको देखना है। तो देखो, टोक्यो याकोहामा है, मत्स्य यांगसी है, रायन या रोवर है,
जो राइन का रूअर वेस्टफालिया वाला क्षेत्र है और बर्मिंघम मिडलैंड प्रदेश है। तो राइन और रूअर का तो आपको पता ही होगा। तो भारत का रूअर प्रदेश कैसे कहते हैं, हम छोटा नागपुर के पठारों कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि वहाँ पे लोहा उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो लोहा इस्पात से संबंधित होगा आपका, लोहा इस्पात दिया हुआ इसमें, तो सी में 4 हो जाएगा लोहा इस्पात की यदि बात करें तो। और टोक्यो याकोहामा ऊपर से देखते हैं, टोक्यो याकोहामा की बात करें तो यहाँ पे विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और बर्मिंघम या मिडलैंड में मोटर कार उद्योग। बचा कौन सा, बी यानी कि मध्यांगी जहाज निर्माण उद्योग। इस प्रकार से इसका बनेगा, देखते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 2 3 4 1। अगला है 1.0 से कम वीटा इंडेक्स वाले नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो परवेन से संबंधित है। आपने वर्टेक्स और एजेस पढ़े होंगे, इस तरह होते हैं देखो। तो ये कहलाते हैं वर्टेक्स और ये कहलाते हैं एजेस, ठीक है। इसका सूत्र है बीटा इंडेक्स निकालने का V बटे E, यानी वर्टेक्स बटे एजेज। तो वर्टेक्स जो है जैसे इसमें दिए हुए वर्टेक्स कितने हैं 4 और एजेज कितने हैं 3, इस प्रकार निकालते हैं। तो बीटा इंडेक्स अधिकतम जो होता है, अधिकतम बीटा इंडेक्स 3 हो सकता है, 3 अधिकतम बीटा इंडेक्स होता है। और बात कर रहा है कितनी, 1 की, 1.0 की बात कर रहा है। तो 1.0 जो इंडेक्स होता है वो जहाँ पर कनेक्टिविटी दिखाई जाती है, परिवहन की कनेक्टिविटी से संबंधित है ये। तो नेटवर्क डिस्कनेक्टेड है नेटवर्क, तो यहाँ पे 0 होगा। और नेटवर्क की कनेक्टिविटी सीमित है, यदि 1 दिया हुआ है तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसी है, सीमित है। और यदि 3 है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरा नेटवर्क जो है पूरी तरह कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 होगा इसका। और नेटवर्क में अनावश्यक कनेक्शन है, तो इसका बी ही सही है। यदि 1.0 दिया हुआ है तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसी है, सीमित है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है कार्यात्मक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कार्यात्मक प्रदेश, देखो इन प्रदेशों में सीमाएं निश्चित करना हमेशा सरल होता है। देखो कार्यात्मक प्रदेशों की यदि बात करें तो जैसे कुछ सिटीज हैं ABCD, तो इनकी सीमा निर्धारित करना कार्यात्मक रूप में ये सरल कार्य नहीं है। कार्यात्मक रूप से यदि सीमा का निर्धारण करेंगे, यानी कौन कौन से कार्य इन शहरों में किए जा रहे हैं, प्रमुख रूप से कौन से कार्य इस शहर में किए जा रहे हैं, इस प्रकार जो इन प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है वो एक निश्चित करना सरल नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्रदेश स्वरूपीय प्रदेशों की भांति भूतल पर निरंतरता बनाए नहीं रखते हैं। इन प्रदेशों का निकट के प्रदेशों से एकाधिक प्रकरणों में आर्थिक व सामाजिक संबंध बना रहता है। इसमें आर्थिक सामाजिक संबंध भी होते हैं। ये प्रदेश सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं, यानी सोशल पृष्ठभूमि भी इसमें देखने को मिलती है। तो यही है इसका गलत पूछा है, सही नहीं है। तो ए इसका गलत है। इन प्रदेशों में सीमाएं निश्चित करना हमेशा सरल होता है, ठीक है। सरल नहीं होता तो कठिन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अल्बर्ट ओ हर्समैन ने प्रस्तुत किया। अल्बर्ट ओ हर्समैन ने दिया था, देखो पोलर एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट, द पोलर एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अब देखते हैं सेंट्रो परिधि मॉडल, महानगर उपग्रह मॉडल, ध्रुवीकरण और ट्रिकल डाउन प्रभाव, वर्तुल संचयी कारणात्मक संबंध मॉडल। ध्रुवीकरण, ये रहा पोलर दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ध्रुवीकरण लिख दिया है। ध्रुवीकरण और ट्रिकल डाउन प्रभाव मॉडल था जो किसने दिया था, ओ हर्समैन ने, अल्बर्ट ओ हर्समैन ने। तो सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है, क्षेत्रीय विकास में क्षेत्रीय विषमताओं को मापने के लिए, क्षेत्रीय विकास में क्षेत्रीय विषमताओं को मापने के लिए हेतु सर्वप्रथम क्या करना आवश्यक है। जनसाधारण की ज्ञान प्राप्ति की इच्छा शक्ति तथा प्रवृत्ति, विकास के सूचकों की पहचान, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्रीय इकाइयों का आकार एवं
संख्या। तो क्षेत्रीय विकास की क्षेत्रीय क्षमता को सबसे पहले हमें इंडिकेटर पता होने चाहिए। इंडिकेटर यानी सूचक, सूचकों की जानकारी ही सबसे पहले हमको होनी चाहिए। तो विकास के सूचकों की पहचान करना हमको आना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा। अगला है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका के देशों में से कौन ओपेक गुट, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, का सदस्य है। देखो ओपेक वो देश हैं, ओपेक वो देश हैं जो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित हैं। पेट्रोलियम उत्पादित जो देश होते हैं उनको कहते हैं ओपेक। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इनमें से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो इसमें शामिल है? देखो वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला, यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है, उत्पादित किया जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। और ये ओपेक में भी, ओपेक जो संगठन है उसमें शामिल है। तो ऑप्शन ए होगा इसका। अगला है, निम्नलिखित राजनीतिक भूगोल का, आधुनिक राजनीतिक भूगोल का जनक। तो आधुनिक राजनीतिक भूगोल का जनक है रेटजेल। रेटजेल ने लेवेंस नाम की संकल्पना दी थी और राज्य का जीवीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। जीवीय सिद्धांत। और इनकी बुक की यदि बात करें तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी भी इनकी बुक थी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये इस प्रकार से इनकी कुछ उपलब्धियां थी। तो रेटजेल को हम राजनीतिक भूगोल का जनक कहते हैं। कार्ल हाउसहोफर की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बात की थी। और रुडोल्फ के जेलेन ने भूराजनीति शब्द दिया था। इन्होंने तो अवधारणा दी थी भूराजनीति या जियोपॉलिटिक्स अपन कह सकते हैं, और इन्होंने ये शब्द दिया था, रुडोल्फ के जेलेन ने भूराजनीति शब्द दिया। और मैकेंडर की यदि बात करें तो मैकेंडर की आपने हर्टलैंड थ्योरी पढ़ी है, हर्टलैंड। ठीक है, राज्य का जीवीय सिद्धांत दिया था रेटजेल ने कि राज्य को जीव के समान माना था। राज्य को जीव के समान माना था कि जैसे जीव को अपने जीव को रहने के लिए स्थान चाहिए, तो ऐसे ही राज्य को स्थान चाहिए। और जैसे जैसे राज्य स्थान यानी जब इसकी वृद्धि होती है तो उसको भी वृद्धि कर, जीव की वृद्धि होती है, ऐसे ही राज्य को भी वृद्धि करनी चाहिए। इन्होंने कहा भी था कि राज्य को अपना विस्तार करना चाहिए, नहीं तो मर जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी होगा इसका, फ्रेडरिक रेटजेल। अगला है, मैकेंडर का रणनीतिक मानचित्र वास्तव में किस प्रकार के प्रक्षेप पर तैयार किया गया था जो अत्यधिक अतिरंजित था और आर्कटिक बर्फ के असीमित विस्तार के बारे में गलत धारणा पैदा करता था? तो मैकेंडर ने जो रणनीतिक मानचित्र जो बनाए थे, राजनीतिक जो मानचित्र थे उसकी, उन्होंने जो ऊपर वाला पार्ट है उत्तरी ध्रुव वाला रसिया है, और जो ऊपरी रसिया और क्या बोलते हैं आर्कटिक जो क्षेत्र है उसको, जो उसका बर्फीला जो क्षेत्र है उसको अत्यधिक गलत बता दिया, वो बहुत बड़ा बता दिया था। और इन्होंने इसमें मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया था, मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया था। इसके बाद सेवेरस्काई ने इनका इसमें कुछ शुद्धि की थी। सेवेरस्काई ने शुद्ध किया और उन्होंने अजीमुथल प्रक्षेप यूज किए थे, अजीमुथल प्रक्षेप। किसने? सेवेरस्काई ने। अगला है, किस संगठन ने अंटार्कटिका के तट को हिंद महासागर के दक्षिणी छोर के रूप में मान्यता दी है? जो अंटार्कटिका का तट है उसको हिंद महासागर का दक्षिणी छोर बताया है। ठीक है, देखो दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं अपन, दक्षिणी महासागर, उसकी अभी ऐसे मतलब मान्यता नहीं मिली है कि वो दक्षिणी महासागर है। तो इसलिए
एक संगठन है जिसको अपन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने ऐसी मान्यता दी है कि जो आर्कटिक वाला भाग है वो हिंद महासागर का दक्षिणी छोर है। किसने बताया? ये अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने। अगला है, किसने सामाजिक भूगोल को मानव भूगोल के की चतुर्मुखी संरचना में जटिलता के तीसरे स्तर के रूप में परिभाषित किया? एक परिभाषा अपन जिसको बोल सकते हैं परिभाषा है, और ये दिया है किसने? जीन ब्रून्स ने। किसने सामाजिक भूगोल को मानव भूगोल की चतुर्मुखी संरचना में जटिलता के तीसरे स्तर के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया है? जीन ब्रून्स ने। अगला है, सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन देखो, लीपले महोदय ने वर्क फॉक ऑफ फैमिली, इसके आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण के आंदोलन चलाए थे। सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन चलाए, इसलिए इसकी अवधारणा इनके आधार पर लीपले ने दी थी। डरखिम ने भी इस पे काम किया था, तो लीपले को इसमें मानेंगे। उन्होंने वर्क फॉक फैमिली के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन की जो अवधारणा दिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण के बुनियादी घटकों से संबंधित नहीं है? सामाजिक कल्याण के बुनियादी घटकों से संबंधित नहीं, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए कौन कौन से घटक होने चाहिए, उनमें से कौन सा नहीं है? देखो, पोषण होना चाहिए, यदि समाज का कल्याण होना चाहिए तो पोषण होगा, आश्रय होगा, यानी कि देखो ऐसे मान सकते हैं अपन, पोषण से मतलब भोजन, आश्रय से मतलब घर, और रोजगार से मतलब काम। ये चीज़ें तो प्रमुख ही हैं। भोजन तो चाहिए ही चाहिए, घर भी रहने के लिए चाहिए, और रोजगार भी चाहिए। लेकिन सामाजिक अस्थिरता का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो सामाजिक कल्याण का मतलब है वो उससे सामाजिक अस्थिरता से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तीनों सही हैं, पोषण, आश्रय और रोजगार होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र या प्रदेश का एक प्रकार नहीं है? कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र का एक प्रकार नहीं है? देखो, सांस्कृतिक जो क्षेत्र होते हैं उसको अपन तीन प्रकार के होते हैं: कार्यात्मक, अवधारणात्मक और औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक जो क्षेत्र है, इसमें देखो अनौपचारिक दिया हुआ है, कार्यात्मक, अवधारणात्मक और औपचारिक। ये जो तीन हैं, ये तीन होते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रकार। सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रकार होते हैं ये तीनों, लेकिन जो अनौपचारिक है ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है, किन्नौरी देवभूमि सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैला हुआ है? किन्नौरी, देखो किन्नौरी देवभूमि जो है वो उत्तराखंड या उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड इसका उत्तर मान सकते हैं। और किन्नौरी है, ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल और उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड और बिहार, गुजरात और गोवा इससे मतलब नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किन्नौरी देवभूमि क्षेत्र जो सांस्कृतिक क्षेत्र है वो फैला हुआ है। अगला है, कोंकणी निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है? कोंकणी निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली भाषा है कोंकणी? तो कोंकणी गोवा की भाषा है। ठीक है, गोवा की भाषा है। तो राज्यों का पता होगा आपको, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो ये तो कोई ज़्यादा खास ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अगला है, पृथ्वी की परिधि मापने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे? यानी कि सबसे पहले पृथ्वी की जो परिधि है उसका मापन किसने किया था? तो देखो, एराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी का मापन किया था, और इन्होंने 25,000 किलोमीटर या 2.5 लाख स्टेडिया, 25 लाख ये मील है, ठीक है, मील,
और 2.5 लाख स्टेडिया इन्होंने ये बताई थी इसकी पृथ्वी की परिधि। और ये पहले भूगोल और गणितज्ञ थे, भूगोलवेत्ता, और गणितज्ञ। इनको भूगणित का पिता भी कहते हैं, भूगणित का पिता। ठीक है। नोमोन यंत्र की सहायता से इन्होंने मापन किया था पृथ्वी की किसका, परिधि का, नोमोन यंत्र की सहायता से। तो इसका ऑप्शन होगा डी, राइट आंसर। अगला है अर्धकुंडे के कितने खंड हैं। देखो अर्धकुंडे रिटर द्वारा लिखी हुई बुक है। रिटर जो विद्वान हुए थे, जर्मन विद्वान थे और हम्बोल्ट के समकालीन थे। और हम्बोल्ट की और रिटर की मृत्यु की यदि बात करें तो एक ही सन में हुई, शायद 1857 के आसपास इन दोनों की एक ही सन में मृत्यु हुई थी, रिटर और हम्बोल्ट की। तो अर्धकुंडे किसने लिखी है, रिटर ने। और इसके खंडों की यदि बात करें तो इसके 19 खंड हैं, ऑप्शन सी। रिटर द्वारा लिखित बुक है अर्धकुंडे और इसमें कितने खंड हैं, 19 खंड। अगला है मानचित्र पर समतापी रेखाओं का चित्रण सबसे पहले किसने किया था। समतापी रेखाओं, देखो समतापी रेखाएं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, इनका चित्रण सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट ने इसका चित्रण किया था। देखो ये हम्बोल्ट जहां भी जाते थे जहां भी जाते इनके साथ थर्मामीटर और बैरोमीटर दोनों साथ रहते थे। और ये समताप रेखाओं का जो सबसे पहले चित्रण किया था किसने किया था, हम्बोल्ट ने। इनकी बुक भी है हम्बोल्ट की, कॉस्मोस। अगला है 1830 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। 1830 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन के लंदन में। ब्रिटेन के लंदन में हुई थी रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला है मैकेंडर के भूरणनीतिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी दी थी। हार्टलैंड सिद्धांत दिया था। तो भूरणनीतिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। देखो क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना, हृदय स्थल की संकल्पना, केंद्रीय स्थल की संकल्पना और तंत्र उपागम। तो ये है हृदय स्थल की संकल्पना। हार्टलैंड जो थ्योरी है वो है हृदय स्थल की संकल्पना। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला है पुराणों का भूगोल, ज्योग्राफी और पुराणाज। देखो ये आरपीएससी जो 2018 वाला एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड का। ज्योग्राफी और पुराणाज लिखी है किसने, एसएम अली ने। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया हुआ एसएम अली। अगला है भूगोल में नवनियतिवाद का जनक कौन है। नवनियतिवाद, देखो तीन प्रमुख रूप से हम पढ़ते हैं। निश्चयवाद, इसको अपन नियतिवाद भी कहते हैं। दूसरा है संभववाद, और तीसरा है नवनियतिवाद। देखो निश्चयवाद में तो क्या है, निश्चयवाद या नियतिवाद में इसमें प्रकृति को सर्वे सर्वा माना जाता है, यानी कि जो मानव है उसको प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको तो अपन कहते हैं निश्चयवाद। संभववाद में क्या है कि यहाँ कुछ संभावना व्यक्ति ऐसा कहा जाता है कि मानव अपने हिसाब से प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, यानी प्रकृति के जो नियम कानून हैं उनमें परिवर्तन कर सकता है, ये कहलाता है संभववाद। और जो नवनियतिवाद है, इसमें क्या कहा गया है कि दोनों में तालमेल बैठा के,
यानी प्रकृति और मानव दोनों में तालमेल बैठा के विकास किया जा सकता है। नवनियतिवाद को दिया था टेलर ने, इसको दिया था नवनियतिवाद को, और इन्होंने कहा था रुको और जाओ, रुको और जाओ नियतिवाद, रुको और जाओ। रुको और जाओ से मतलब है कि सोचो समझो और क्या नियमों में हमको संशोधन करना चाहिए, प्रकृति के में नहीं करना चाहिए, ऐसे जो रुको और जाओ इसको बोला था, और नवनियतिवाद की ये अवधारणा थी। तो किसने दिया है नवनियतिवाद? ऑप्शन सी में है टेलर। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में किस काल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और पूछा ही जाता है ज्यादातर। तो तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो भूगोल के विकास का काल है उसको अपन अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि इस युग में कोई ज़्यादा खोजें नहीं हुई थी या ज़्यादा कुछ जोग्राफिकल काम नहीं हुए थे, इसलिए इसको अंधकार युग कहते हैं, तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को। अगला है, हम्बोल्ट ने किसकी गणना के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया? हम्बोल्ट ने किसकी गणना के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया? देखो वैसे तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुदाब मापने में, वायुदाब मापने में। अब ये जो हम्बोल्ट विद्वान थे, ये जहां भी जाते थे मतलब इन्होंने स्वयं अनुभव करके, यानी खुद घूम घूम के चीजें देखी थी, या जलवायु का हो या ऊंचाई पर वायुदाब का क्या प्रभाव पड़ता है ये हो, बाकी सारी चीजें इन्होंने, और ऊंचाई पर जाने पर मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजों पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये जैसे दक्षिणी अमेरिका गए थे, तो चेम्मराइज़ो चोटी पर जब ये चढ़े थे तो इन्होंने पर्वतों की ऊंचाई, तो पर्वत जो वायुदाब मापा था बैरोमीटर से, उसके हिसाब से, वायुदाब के हिसाब से उसकी ऊंचाई का मापन किया था। तो पर्वतों की ऊंचाई का भी इन्होंने, ऊंचाई मापने में भी बैरोमीटर का उपयोग किया था। ऑप्शन बी, पर्वतों की ऊंचाई में भी बैरोमीटर का उपयोग इन्होंने, किसने किया था? हम्बोल्ट महोदय ने। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में देहरादून में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से विस्तार गुणांक का सूत्र कौन सा है? तो देखो विस्तार गुणांक का सूत्र होता है बड़ी संख्या में से माइनस करो छोटी संख्या, बटे में बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ो, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, ये होता है इसका सूत्र। अब देखो, बड़ी संख्या को अपन एल बोल सकते हैं और छोटी संख्या को स्मॉल बोल सकते हैं, एल और एस। तो सूत्र हो जाएगा एल माइनस एस बटे एल प्लस एस, वो है किसमें दिया हुआ है? एल माइनस एस एल प्लस एस, ऑप्शन डी, एल माइनस एस एल प्लस एस, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। अगला है, फ्रांस द्वारा स्पॉट उपग्रह किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया? फ्रांस का उपग्रह है स्पॉट, ये किस वर्ष भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1986 में। फ्रांस का उपग्रह स्पॉट 1986 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है, सही मिलान कीजिए, विद्वान दिए हुए हैं और इनकी जो विधि दी हुई है वो हैं। तो सर फ्रांसिस गाल्टन, स्पीयरमैन, लॉरेंज और टिपेट। देखो लॉरेंज ने तो एक वक्र दिया था, लॉरेंज वक्र जिसको कहते हैं, जिसमें आय और व्यय को दर्शाया जाता है उस वक्र द्वारा। टिपेट एक सैंपलिंग की विधि है, सैंपलिंग विधि जिसको बोलते हैं, यानी सैंपल अपन इसमें फर्स्ट पेपर में आता है ये। तो सर फ्रांसिस गाल्टन का है प्रतिगमन, रिग्रेशन, और स्पीयरमैन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, पहले में 4
यानी डी 2 में दिया हुआ है। और स्पीयरमैन का है सहसंबंध से संबंधित है, संबंधित है ये, कोरिलेशन। और लॉरेंज का है प्रकीर्णन। और टिपेट है यादृच्छिक संख्या। ऑप्शन में देखते हैं डी सी ए बी, ऑप्शन सी है इसका, होगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नांकित आंकड़ों का माध्य व माध्यिका बताइए। माध्य और माध्यिका, देखो माध्य का सूत्र होता है जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको जोड़कर और उनकी संख्या का उसमें भाग दिया जाता है, सिग्मा एक्स बटे एन, ऐसे इसका सूत्र होता है। यानी कि जो संख्या 11, 16, 9, 5, 7, 15 और 21, देखो इनका योग यदि करते हैं 6, 7, 13, 13 और 5 18, 18 और 9 18 और 9 27 और 6 27 और 8, ऐसे जोड़ लेते हैं 11, 16, 9, 5, 7, 15 और 21, 7 7 और 9 16, 16 और 5 21, 28, 28 और 6 34, 3 2 और 3 5 और 3 8, इसका टोटल हुआ 84। और संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 का भाग दे देंगे तो 12 तो आएगा इसका माध्य। और माध्य 12 एक ही में दिया हुआ है। और माध्य का भी यदि निकालना हो तो माध्य का इसमें क्या करते हैं, इसको पहले अवरोही आरोही क्रम में लिखेंगे, जो संख्या हैं इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। इसका भी सूत्र भी होता है n+1/2। देखो सबसे छोटी संख्या है 5, 7, 9, 11, 15, 16 और 21। अब देखो इस सूत्र से यदि निकालेंगे तो कितनी संख्या, n का मतलब होता है संख्याएं, तो संख्या कितनी है 1 2 3 7, 7 बटे 7 + 1/2, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। इनमें से जो चौथी संख्या है वो हो जाएगी इसकी माध्यिका, तो 11 हो जाएगी माध्यिका। तो 12 माध्य है और माध्यिका कितनी है 11, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कोई भी संख्या जो जितनी बार आई है, यानी कि किसी संख्या का बारंबार आवृत्ति जितनी ज़्यादा है वो कहलाएगी बहुलक। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। जियोड का अर्थ पृथ्वी जैसा होता है। जियोड यानी भूभाग भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि पृथ्वी की आकृति जो है उसके आकार के हिसाब से ही ये जियोड शब्द का गठन या निर्माण किया गया है, भूभाग, पृथ्वी की आकृति जैसा। अगला है, सही है ये। WGS 84 एक भूकेंद्रित आधार है, ये भी सही है। यूएसए द्वारा आरटीएस फर्स्ट, ये आरटीएस फर्स्ट है, ERTS फर्स्ट उपग्रह 1972 में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। अगला है लैंडसेट 4 में ETM+ था। लैंडसेट 4 जो था उसमें ETM+ नहीं था, तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 इसके सही हैं और 4 गलत है, तो इसमें गलत एक ही पूछा है, तो केवल डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है रूट मीन वर्ग त्रुटि RMSE एक अच्छा संकेतक है। रूट मीन वर्ग एक अच्छा संकेतक है किसका, परिशुद्धता का, परिशुद्धता का एक अच्छा संकेतक है। अगला है रडार जो प्रणाली है विसर्जित कर दिए। देखो ये 3 प्रणाली हैं जो एक्टिव सेंसर आपके होते हैं। इसमें आते हैं रडार, सोनार भी इसी में आता है, और एक होता है लीडार।
हमसे पूछा है रडार प्रणाली विसर्जित करती है, तो रडार करती है रेडियो एक्टिव तरंगें, और रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं लघु तरंगें यानी कि स्मॉल वेव्स। पहला ही है लघु तरंग। रेडियो एक्टिव जो रडार प्रणाली है ये कौन सी तरंगें विसर्जित करती है? लघु तरंगें विसर्जित करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्यता नमूनाकरण का उदाहरण है? गैर संभाव्यता, ये सैंपलिंग करने के कुछ प्रकार हैं। साधारण यादृच्छिक, स्तरीकृत यादृच्छिक, व्यवस्थित यादृच्छिक। देखो ये तो है नॉन प्रोबेबल यानी कि गैर संभाव्य, सॉरी संभाव्य। और कोटा प्रतिचयन जो है ये है गैर संभाव्य। यानी किसी क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है तो वहाँ की जैसे जनसंख्या का अध्ययन करना है तो छोटे छोटे समूह से हम जनसंख्या लेते हैं कि ये एक समूह यहाँ से ले लिया, एक समूह यहाँ से ले लिया। ये जो सैंपल जो होते हैं अपन सैंपल लेते हैं, सैंपल की ये विधियाँ हैं कुछ, कहीं से भी ऐसे साधारण तो कहीं से भी उठा के ले ली। स्तरीकरण यह पहले स्तर बनाए, एक स्तर, उससे ऊपर स्तर, ऊपर स्तर, उसके हिसाब से हमने एक स्तर को ले लिया, फिर उसके बाद दो स्तर छोड़ के एक स्तर को ले लिया। व्यवस्थित यादृच्छिक, हमने एक संख्या बना ली, जैसे 2 4 6 8 10, 2 से ले लिया, 6 से ले लिया, 8 से ले लिया, वो व्यवस्थित यादृच्छिक। कोटा प्रतिचयन ये है गैर संभाव्य। इसमें क्या होगा, कहीं से भी अपन ले सकते हैं कोटा के हिसाब से। अगला है निम्नलिखित विधियों में से किसमें बीजीय चिन्ह नजरअंदाज किए जाते हैं? बीजीय चिन्ह, बीज चिन्ह जैसे कि आपके गणितीय ये होते हैं, चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, इन चिन्हों का नज़रअंदाज किया जाता है, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं होता है। प्लस है तो कोई मतलब नहीं, माइनस है तो कोई मतलब नहीं। ये होता है आपके मानक विचलन, माध्य विचलन में, माध्य विचलन में ये होता है। अगला है भारतीय फोटो इंटरप्रिटेशन संस्थान IPI, इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन जो संस्थान है कहाँ स्थित है? देखो ये एक संस्था थी जो इंडियन सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग ऐसे करके एक पुरानी संस्था थी, उसका नाम ही है ये IPI। तो इसकी स्थापना की गई है देहरादून में। या कहाँ पे स्थित है ये? देहरादून में। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन अपन ने किए हैं 51 से 100 तक, और बाकी 50 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जो नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। आपकी कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चन में कोई आपको लग रहा हो ये इसका आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं है, तो आप भी कमेंट में ये चीज़ें छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में आपको इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।